हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ जो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है उसके लिए एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी यहाँ पे समझेंगे। क्या क्या आपको अभी से लेके फॉलो करना है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ पे हम एक डिटेल में बात करेंगे। और हमारा जो मैप होगा, हमारा जो गाइड होगा, वो हमारा सिलेबस होगा। जो सिलेबस यूजीसी के द्वारा प्रोवाइडेड है वो हमारा मैप होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कि आप समझो कि नेट और जेआरएफ होता क्या है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत ही बेसिक से अभी स्टार्ट कर रहे हो, आप अभी बेसिक लर्न कर रहे हो चीज़ें। तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, नेट और जेआरएफ होता क्या है। देखो, नेट जो होता है वो है एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट किस चीज़ का है? ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन नहीं जाते, आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन जेआरएफ क्या होता है कि जेआरएफ आपको एक स्कॉलरशिप देती है, पैसा मिलता है। इसमें करीबन 40,000 के आसपास आपको रुपया मिलेगा अगर आपका जेआरएफ है तो। इसका शर्त यह है कि आपको पीएचडी करनी होगी। तो पीएचडी करने के लिए, यानी कि रिसर्च करने के लिए, अगर मैं सब सही शब्दों में कहूँ तो पहले आपको जेआरएफ अगर क्वालिफाइड है तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। अदरवाइज़ आपको पैसा हो सकता है ना मिले या कम मिले, बहुत कम मिले। 5,000 के आसपास नन नेट फेलोशिप मिलती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटी में शायद ये भी नहीं मिलती है। तो अगर आप अपना करियर रिसर्च में परस्यू करना चाहते हो, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल एग्ज़ाम है वो है यूजीसी नेट जेआरएफ, जो आपको क्वालिफाई करना होगा। इवन अगर आप रिसर्च कर रहे हो, बिना जेआरएफ का पीएचडी करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता, दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता देना चाहूँ। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट पे आने से पहले हम एक बार जो यूजीसी नेट जेआरएफ है उसका फॉर्मेट देख लेते हैं। एग्ज़ाम कैसा होता है? देखो, एग्ज़ाम में आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर मैं जब भी बोल रहा हूँ पेपर 1 और पेपर 2, तो पेपर 2 जो है वो आपका होता है अपना डोमेन का, जो आपका डोमेन है। जैसे अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में पूछेगा। और पेपर 1 जो है वो होता है आपका जनरल, जो सबके लिए एक होता है। इसमें जनरल एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 10, इसका भी 10 सिलेबस है, उस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे कहाँ से क्या करना है। तो जैसे उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड पूछता है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछता है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं, उसमें हायर एजुकेशन से क्वेश्चन आता है, उसमें डीआई के क्वेश्चन रहते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, कम्युनिकेशन के क्वेश्चन रहते हैं, वैसे ही इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसे करके उसमें कुल मिला के 10 टॉपिक है और 10 टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन वो पूछते हैं। 50 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का होता है। तो ये तो सबके लिए है, ये सारे क्रॉस द पेपर। पेपर 1 सेम रहता है। पेपर 2 क्या होता है? पेपर 2 में आपके कुल 100 क्वेश्चन होते हैं और सारे क्वेश्चन लगभग 2 मार्क्स कैरी करते हैं। कहने का मतलब कि आपका ये 200 नंबर का पेपर होता है। तो कुल मिला के आपका जो एग्ज़ाम है वो होता है करीबन 300 नंबर का। 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ, स्पेसिफिकली अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की जब मैं बात करता हूँ, तो इसका कट ऑफ, जनरल का कट ऑफ आपको कम से कम 105 प्लस नंबर लेके आना होगा। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 100 से 105 के बीच में आपका कट ऑफ वेरी करेगा। इसी प्रकार से आप नीचे भी कट ऑफ अपने हिसाब से देख लो, आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो। कहने का मतलब 100 नंबर अगर आपको स्कोर करना है यूजीसी में, 100 नंबर का अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो, तभी आप ये सोचो कि आपका जेआरएफ होगा। नेट भले ही आपका थोड़ा कम में हो जाए, 95 में हो जाए, 90 में हो जाए, पर नेट हमें नहीं निकालना है, हमें जेआरएफ निकालना है। क्योंकि जेआरएफ अभी आपको असली सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। नेट तो बस एक एलिजिबिलिटी है, वो तो आपको आज नकल मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ढंग से पढ़ोगे, आपका नेट क्वालिफाई होना ही है। मेहनत किस में लगती है? मेहनत जेआरएफ में लगती है। जेआरएफ निकालना मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इसका मैं आपको एक आंकड़ा दूं तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था जेआरएफ का तो 80,000 स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और उसमें से करीबन 400 लोगों को जेआरएफ अवार्ड हुआ था। सिर्फ 400 लोगों को जेआरएफ अवार्ड हुआ था। नेट लगभग 3,000 से ज़्यादा लोगों को अवार्ड होता है। तो नेट की चिंता नहीं करनी है। नेट लगभग आपका इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार हो ही जाएगा। कंपटीशन जो भी है वो आपको जेआरएफ में लगता है, ठीक है। तो पढ़ाई हमको ऐसे करनी है कि हमारा जेआरएफ हो जाए। अब जेआरएफ के लिए क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी है तो ये भी मैं थोड़ा सा पहले बता दूं। देखो, पेपर 1 में क्या होता है कि अगर आप
बहुत अच्छे हो, आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, तो आप 5 क्वेश्चन मैथ के कर जाओगे, 5 क्वेश्चन आप डीआई के कर जाओगे, 5 कॉम्प्रिहेंशन के कर जाओगे, तो हो सकता है आपका इस 15 में से 13 नंबर आ जाए। ठीक है। अगर आपका एप्टीट्यूड थोड़ा सा ख़राब है, आपने बहुत दिनों से मैथ डीआई वगैरह नहीं देखा है, तो हो सकता है कि आपका इसमें कम नंबर आए। बाकी रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में जनरली 3-3 नंबर भी अगर मैं मान के चलूँ तो 7 सेक्शन होते हैं, जिसमें 3 नंबर अगर आप लेके आओगे तो 21 नंबर उधर हो गया, और 10 नंबर अगर आप इधर लाते हो तो 31 नंबर। अगर आप 30+ स्कोर कर पा रहे हो पेपर 1 में तो डैट इज़ वेल एंड गुड, डैट इज़ वेरी मच गुड। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो और अगर आप 30 नंबर लेके आ रहे हो, तब आपको अपने पेपर में यानी पेपर 2 में एटलीस्ट 70 क्वेश्चन सही करने होंगे, 70 क्वेश्चन सही करने होंगे। मैं जब भी नंबर बोल रहा हूँ मतलब क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कहने का मतलब 60 नंबर इसमें, और 70 कहने का मतलब 140 है इसमें। तब जब जाके आपका स्कोर 200 के आसपास बनेगा, तब आप कहीं जेआरएफ के कंपटीशन में आओगे। इसमें आपको बेटर करते रहना है, इसमें जितना ज़्यादा अच्छा हो सके करो, क्योंकि जनरली लोग इसमें ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, जिनका डोमेन बहुत अच्छा होगा वो जेआरएफ ले जाएंगे, क्योंकि डोमेन बहुत बड़ा है, 100 नंबर का है, बेसिक सी बात है। अब हम पॉलिटिकल साइंस पे सीधा सीधा आते हैं। पॉलिटिकल साइंस से भी पहले मैं ये बता दूं कि आपको इस दिसंबर में अगर देना है, अगर आपको ये दिसंबर वाला जेआरएफ देना है और आपने पहले से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल हो सकता है कि आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो, किसी बड़े किताब को पढ़ना अवॉइड कर सकते हो, वो मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस ही हमारा मैप होगा। सिलेबस के बिना हम क्या ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर का उठा के देखो तो जो भी चीज़ें हैं वो सिलेबस के रेंज से ही पूछी जाती है। तो ये वीडियो मैं दोनों स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। ये एक ऐसे स्टूडेंट जो बहुत बेसिक से अभी कर रहे हैं उनके लिए भी, और वैसे स्टूडेंट जो अभी कर रहे हैं प्रिपरेशन दिसंबर में देंगे उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉलिटिकल थ्योरी की। पॉलिटिकल थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपको पॉलिटिकल थ्योरी पे ध्यान देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसा कंसेप्ट है ना जिससे आपको बहुत सारा कंसेप्ट जुड़ा हुआ मिलेगा। अब इसका एग्जांपल हो पॉलिटिकल थॉट। अगर आप लिबरलिज्म अच्छे से समझ गए तो आपको लॉक, रूसो, होब्स, हेगल, चलो हेगल तो बाद में आते हैं, लेकिन ये हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लिबरलिज्म के अंदर ही ये सारे थिंकर आते हैं, बस इनके अलग से आपको बुक्स वगैरह याद करने होंगे। अगर आप कंजर्वेटिज्म अच्छे से समझ गए तब आपको वर्क डिस्कस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से उस थिंकर को पढ़ सकते हो। आप सोशलिज्म, मार्क्सिज्म समझ गए तो आपको कार्ल मार्क्स, ग्रामसी, इन सबको, माओ जेडुंग, इन सबको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है। ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड ये टॉपिक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब मैं बात करता हूँ ये कहाँ से पढ़ना है आपको। अगर आपने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, आपको अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है, अभी मास्टर्स में गए हो सकता है आपका डिसिप्लिन ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट कुछ और हो, तो आपको ये कहाँ से करना है। इसके लिए एक जो बुक है वो है राजीव भार्गव की। राजीव भार्गव की किताब है। राजीव भार्गव की जो पॉलिटिकल थ्योरी की किताब है वो आप मस्ट रीड करो। किसी भी अदर किताब को पढ़ने से पहले राजीव भार्गव की किताब को अच्छे से रीड करो। उसमें आपको ये कंसेप्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कंसेप्ट, यहाँ पे आपको रटना नहीं है पहले। अभी कंसेप्ट, लिबर्टी का कंसेप्ट आपको समझ कि लिबर्टी कहते किसको है, कहाँ से ये टर्म आया लिबर्टी, क्यों लोगों को लिबर्टी चाहिए था, लिबर्टी भी चाहिए तो किस चीज़ का लिबर्टी चाहिए। वैसे इक्वलिटी है, कितने प्रकार के इक्वलिटी होते हैं, इसमें डॉर्किन आ जाएगा, अमर्त्य सेन आ जाएगा। जस्टिस है तो कौन सा जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जस्टिस पे जो थ्योरी है जॉन रॉल्स है, तो जॉन रॉल्स जस्टिस को कैसे समझते हैं, होता क्या है जस्टिस। वैसे ही राइट्स हो गए, क्या होता है राइट्स, पॉजिटिव राइट, निगेटिव राइट, और भी राइट्स पर थिंकरों ने क्या बोला है, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप। तो ये सारे कंसेप्ट हैं। इन कंसेप्ट्स को समझने के लिए आपको जो बुक मैं बता रहा हूँ वो है राजीव भार्गव की, जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, सीधा किसी बुक पे ऐसे पे जंप करोगे जहाँ पे फैक्ट्स ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे घाटा हो सकता है कि आप रट तो लो, लेकिन अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गए एग्जाम में तो वहाँ नहीं बन पा रहा है। तो राजीव भार्गव आपको पढ़ना है। जब आप राजीव भार्गव पढ़ लोगे तब आपको किताब ओपी गाबा भी उठानी है। ओपी गाबा जो किताब है वो राजीव भार्गव से ज़्यादा फैक्चुअल है, उसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, उसमें बुक्स के नाम बहुत मिलेंगे, उसमें कोटेशन बहुत मिलेंगे, उसमें स्टेटमेंट बहुत मिलेंगे।
तो वो किताब आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। और मैं जब बोल रहा हूँ ओपी गाबा, तो ओपी गाबा से आपको ये सारे कंसेप्ट भी पढ़ने हैं, ये सारे ट्रेडिशन भी पढ़ने हैं, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। अभी जो ट्रेंड देखा गया है उसमें ये जो 3 टॉपिक है, मल्टीकल्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, इकोलॉजिज्म, ये टॉपिक फेवरेट बनता जा रहा है। हम क्या करते हैं, हम लिबरलिज्म तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ये मैं बता रहा हूँ उनके लिए जिन्होंने अभी लाइक एक अटेम्प्ट दे दिया है, दूसरा अटेम्प्ट देना है। आप इन सब कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से तैयार करके जाओ। अगर आपको ये किसी किताब से नहीं मिल रहा है तो इसको नेट से डायरेक्ट करो। आप सीधा सीधा इंटरनेट पे जाओ, ये टॉपिक डालो, इससे रिलेटेड थिंकर देखो, उनके कंसेप्ट देखो। आप पोस्ट मॉडर्निज्म पे अच्छे से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे अभी बन रहे हैं। तो 2 किताबें मैंने बताई पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। पहली मैंने बताई वो है राजीव भार्गव, और दूसरी जो बताई वो मैंने बताई ओपी गाबा की किताब। अब क्या और कोई किताब पढ़ना है, क्वेश्चन ये आता है। देखो ये जो किताब है दोनों, इससे ज़्यादा अभी वाले जो लोग हैं वो ना मत पढ़ो, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो अभी स्टार्ट कर रहे हो और आपको अपना बेसिक बहुत स्ट्रांग रखना है, ना सिर्फ नेट के लिए, ना सिर्फ जेआरएफ के लिए, बल्कि एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अभी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम देना होगा, अभी आपको पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी पढ़ना होगा। तो आप एंड्रयू हेवुड की किताब पढ़ो, आप एंड्रयू हेवुड की किताब पढ़ो अच्छे से। एंड्रयू हेवुड की अगर आप किताब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एक और अपर लेवल का कंसेप्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छी किताब है, प्यारी किताब है, पॉलिटिक्स नाम से वो किताब है एंड्रयू हेवुड को, ये अच्छे से पढ़ना है आपको। लेकिन इन तीनों किताब से ज़्यादा, राजीव भार्गव, ओपी गाबा और एंड्रयू हेवुड से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उन्हीं चीज़ को अलग अलग राइटर के शब्दों से पढ़ रहे हो, उन्हीं चीज़ों को अलग अलग जो राइटर है वो अलग अलग अपने अपने शब्दों में लिखते हैं, उससे पढ़ रहे हो, ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड। अब इसमें और क्या कर सकते हो आप, तो इसमें आप कर सकते हो, आप पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो अच्छे से लगाओ। प्रीवियस ईयर पेपर क्या करता है, अब मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर ना ही बल्कि आपको बस एक क्वेश्चन नहीं देता, बल्कि उसमें 4 ऑप्शन भी देता है। तो आपको क्वेश्चन तो करना ही है, प्लस में उन चारों ऑप्शन से जो 4 नए क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी कर लेना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये नहीं होता कि आपने क्वेश्चन लगा लिया आपका काम खत्म हो गया, नहीं। क्वेश्चन देख के आपको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं एग्जामिनर हूँ और मैंने इस बार इन चारों को ऑप्शन में रखा है, ठीक है, मैंने इन चारों को ऑप्शन में रखा है, मैंने मिल को, मार्क्स को, ग्रामसी को, एरेंट को रखा है, और अगर मैं इस बार पूछ रहा हूँ कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, उसका आंसर मार्क्स है, तो मैं नेक्स्ट बार पूछ दूंगा कि इसने कौन सी किताब लिखी, इसने कौन सी। मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा आपको हर ऑप्शन के साथ करना है। तो अब मान के चलो कि एक पेपर, एक बार 100 क्वेश्चन आपको मिल गए, एक साइकिल मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, 200 क्वेश्चन आपको एक साल में मिल गए। 200 क्वेश्चन से अगर 4 ऑप्शन निकालोगे तो ये होते हैं 800 क्वेश्चन। ये 800 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया ना, तो मेरी बात मानो, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जेआरएफ निकल जाएगा। नेट तो मतलब आपका इतना ही बेसिक पढ़ने से, ओपी गाबा, भार्गव, ये सब पढ़ने से नेट निकल जाएगा, पर अगर आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। अब एक चीज़ और है कि ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अभी मास्टर्स में एडमिशन लिया है, तो अब उनको ये दिक्कत है कि सर जो कंसेप्ट्स हैं वो अगर समझ जाते तो अच्छा रहता। उसके उन सभी के लिए अभी हम 2 अक्टूबर से कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। बहुत ही बेसिक फ़ी है उसका, मात्र 2000 रुपये उसका दाम है, जिसमें हम आपको ये 10 टॉपिक बहुत ही एक्सप्लेनेटरी तरीके से कराएंगे, बहुत ही ज़्यादा समझा के कराएंगे। एक एक टॉपिक आपका क्लियर होगा, उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन मेहनत और किताब दोनों आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। मेहनत आपको खुद से करनी पड़ेगी, हम आपका मीडियम बनेंगे। हमने ये कोर्स लॉन्च कर दिया है, आपको ये कुछ दिन में वीडियो बन के मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हमने बहुत डिस्कस किया कि हम कितना फ़ीस रख सकते हैं, हमने बहुत मिनिमम कर दिया फ़ीस, ताकि आप यहाँ पे आराम से जुड़ो, और अगर आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो तब पर भी आप हमें कॉल या मेल कर सकते हो, हम उसमें भी कुछ रिलीफ कर देंगे। तो ये चीज़ें हम अभी लेके आ रहे हैं, 2 अक्टूबर से ये कोर्स स्टार्ट होगा। अब दूसरी यूनिट की बात करते हैं, जो कि है पॉलिटिकल थॉट की यूनिट। पॉलिटिकल थॉट में क्या करना है, कौन सा बुक पढ़ना है आपका। अब देखो, हो सकता है कि किसी एक बुक में आपको ये सारे थिंकर्स ना मिले, हो सकता है कि एक बुक में ना मिले, तो इसके लिए क्या करना है,
एक तो ऐसी किताब पढ़नी है जिसमें से आपको सब पढ़ना है, उसमें लगभग आपको देखो जैसे कन्फ्यूशियस हो सकता है कहीं ना मिले, हो सकता है आपको कहीं पे मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ना मिले, है ना, हो सकता है कहीं आपको माओ जेदुंग ना मिले, लेकिन प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, हैना अरेंट, ग्रामसी, कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, हो सकता है आपको फ्रांस फैनन ना मिले। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 2-3 सोर्सेज बता दे रहा हूँ। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ओपी गावा की पॉलिटिकल थ्योरी, ओपी गावा की पॉलिटिकल थॉट, WPT जिसको हम बोलते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। प्लस दूसरी किताब है सुब्रता मुखर्जी की, वो भी है आपका पॉलिटिकल WPT की किताब। ये सब आपको टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा। ठीक है, आप या तो ओपी गावा पढ़ो, नहीं तो सुब्रता मुखर्जी पढ़ो, दोनों में से कोई एक को पढ़ो, लेकिन दोनों में से किसी एक को जब चुन लो तो उसको कम से कम 5 बार पढ़ो, 4 से 5 बार पढ़ो, तब जाके आपको फैक्ट्स क्लियर होंगे। 4 से 5 बार आप ओपी गावा या ये जो आपकी किताब है सुब्रता मुखर्जी की वो आप पढ़ो। इससे भी अगर आपको थोड़ा और ऊपर लेवल का कंसेप्ट जानना है, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन टफ होते जा रहा है। अब इस बार फ्रांस फैनन के बुक के चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दिया था। खैर डरना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई नहीं किया होगा, तो ये कट ऑफ डिसाइडिंग क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ब्रायन लेंसन की एक किताब आती है WPT पे, अगर आपने नाम सुना होगा तो। इसमें आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट ऐसा मिलेगा ना कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे इन थिंकर्स को। इतने अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट मिलेगा ब्रायन लेंसन की किताब में कि आप भूल नहीं पाओगे। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो ज़रूर ब्रायन लेंसन की किताब पढ़ो। एक और किताब है डेविड बूचर की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ये पूरी किताब पढ़नी है, नहीं, आपको जैसे मान लो कि प्लेटो को अच्छे से समझना है, क्योंकि फिलोसॉफिकल थिंकर है, इसमें ज़्यादा फिलोसफी है, आप वो चैप्टर ब्रायन लेंसन से पढ़ लो। आपको ये किताबें खरीदनी भी नहीं है, ये आपको टेलीग्राम पे PDF फ्री में मिल जाएगा। मन होगा तो 1-2 चैप्टर का प्रिंट आउट निकलवा लेना। आपको एरेंट अच्छे से समझना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लो, तो वो सिलेक्टिव रीडिंग करो। ये ओपी गावा और WPT सुब्रता मुखर्जी आपको रट जानी है, ऐसी किताबें हैं ये। पर ये ब्रायन लेंसन और डेविड बूचर, ये दोनों की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसको आपको सिलेक्टिवली जो थिंकर अच्छे से पढ़ना है वो पढ़ लो। आप उस थिंकर को भूलोगे नहीं और उससे कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, WPT के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जब भी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ यानी ऑप्शन, क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन इस बार पूछ लिया तो हो सकता है अगली बार ना पूछे, लेकिन वो ऑप्शन तो उसके पास है। देखो जितने भी एग्जामिनर होते हैं ना, आपको ये यूजुअली पता होगा, जो जिन्होंने 1-2 बार अटेम्प्ट दिया होगा वो जानते होंगे कि ये जो क्वेश्चन होता है ये रोटेट करता है। आपको 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन 2017 में पूछ देगा, 2017 का 1 साल छोड़ के 19 में पूछ देगा। एक्चुअली ऐसा होता क्या है, आपको लगता होगा कि यार उनको नहीं पता है क्या ये बात, उनको सब पता है। एक्चुअली वो करते क्या है कि उनको एक सेट दिया जाता है कि आपको इसी सेट पैटर्न में क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें से उनको डायरेक्शन मिलती है जो एग्जामिनर होते हैं कि भाई आपको 50 क्वेश्चन तो इजी बनाने हैं, 20 क्वेश्चन मीडियम रेंज के बनाने हैं, 30 क्वेश्चन हार्ड बनाने हैं। इस टाइप से वो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ोगे अच्छे से जब अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम जो होता है वो जो कर्व होता है उसका हार्डनेस से लो लेवल का, वो कैसे वैरी करता है, वो आपको पेपर 1 में पढ़ना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ, याद रखना। तो इसलिए उनके पास एक सेट है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेंगे, और उस पैटर्न में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, तो यही क्वेश्चन रोटेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए आपको एग्जामिनर के माइंड को समझना है कि, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको एक जरिया देता है उनका माइंड रीड करने के लिए। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाओ मत, उससे पढ़ो। दैट इज़ द पॉइंट व्हाट आई एम trying to make here. Okay, so that is about unit 2. इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए क्या करें, अगेन VR मेहता की किताब जो है वो नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे VR मेहता की किताब, VR मेहता की किताब, हम भी अपने लेक्चर में बोलते हैं VR मेहता की किताब। अभी मैंने देखा है कि VR मेहता की किताब जो है उससे ज़्यादा अच्छा एक किताब और है, और वो अब प्रोफेसर JNU में भी हमारे सेंटर CPS में आ गए हैं, तो उनका नाम है हिमांशु रॉय। हिमांशु रॉय, और काफ़ी फेमस किताब है हिमांशु रॉय की। आप हिमांशु रॉय की किताब पढ़ो, उसमें आपको मैक्सिमम थिंकर मिल जाएंगे। जैसे आपको उसमें धर्मशास्त्र तो क्या ही होता है, धर्मशास्त्र मतलब कि जो हमारा हिंदू ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और उसमें क्या क्या है ये आपको आराम से मिल जाएगा किसी भी किताब में। तो आप VR मेहता अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, अदरवाइज़ नहीं पढ़ना चाहते हो तो सीधा हिमांशु रॉय की किताब इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी पे ले आओ। आपको उसमें कौटिल्य मिल जाएगा,
बरानी मिल जाएगा, कबीर अगर नहीं मिलेगा उसमें तो आपको देखो, अब इसमें सिलेक्टिवली आपको क्या करना है, जैसे आपको हो सकता है पेरियार ना मिले, तो पेरियार के लिए क्या करना है, गूगल कर लेना है, पेरियार से रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ लेना है, अपना नोट्स बना लेना है। जो बुक में है चलो उसको बुक में रखो, उसको हाईलाइट करके पढ़ लो, जो नहीं है उसके लिए अपना नोट्स। तो हिमांशु रॉय की किताब से अच्छी किताब नहीं है। अगर आप बोलोगे कि और हायर लेवल पे, तो पैंथम की एक किताब आती है, तो पैंथम की किताब मैं रिकमेंड अभी नहीं करूँगा कि क्योंकि इतना एफर्ट नहीं डालना है, ठीक है, उतना ही एफर्ट डालना है अभी जिसमें हमारा एग्जाम निकले। तो हिमांशु रॉय की किताब इनफ है, प्लस में गूगल करना है आपको। मैं बोल रहा हूँ जो भी टॉपिक नहीं है उसमें उसको गूगल कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ लो, दैट इज़ इनफ फॉर दिस टॉपिक, नथिंग मोर यू विल नीड इन दिस टॉपिक। वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टिपिकल जो है, जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए मैं 2 किताबें बताऊंगा। एक किताब जो सब बताते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फेमस है जेसी जोहरी की किताब। जेसी जोहरी की किताब पढ़नी है, नो डाउट, ये बहुत हेल्पफुल किताब होगी आपके लिए। उसके साथ साथ एक और किताब है जिसका नाम है तपन बिस्वाल। तपन बिस्वाल। अब देखो बाबू, तपन बिस्वाल की जो किताब है ना, वो किताब बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, और फैक्चुअल किताब यूजीसी को पसंद भी है क्योंकि वो फैक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। तो तपन बिस्वाल की किताब उठाना, वो खरीद लेना आप। जेसी जोहरी की किताब उठाना, उसमें क्या करना आप, यहाँ पे जैसे आपने देखा अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, कंपैरेटिव मेथड, आप चैप्टर खोलना जेसी जोहरी की, पहले कंटेंट सामने रखना, और ये अगर आपको मिल गया जेसी जोहरी में, टिक मार लेना, ये मिल गया, टिक मार लेना। और वैसे करके आपको अपना एक स्ट्रैटेजी बना के आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये सारा जो है वो आपको इन दोनों किताब में, तपन बिस्वाल में और जेसी जोहरी में टॉपिक मिल जाएगा, और एक एक टॉपिक वाइज उसको पढ़ते चले जाना। ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी किताब पढ़ने लगना, नहीं। अब क्या करना है, इस टॉपिक को पढ़ लो, ये टॉपिक तपन बिस्वाल में है तो उसको वहाँ से पढ़ लो, ये टॉपिक जोहरी में है उसको वहाँ से पढ़ लो, ये टॉपिक अगर वहाँ पे है तो उसको वहाँ से पढ़ लो। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा सोर्स रेफर मत करना। एक अगर हिंदी मीडियम माध्यम के लिए हो तो पुष्पेश पंत की किताब आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। हिंदी माध्यम के लिए अगर आप स्टूडेंट हो तो इंग्लिश वाले जेसी जोहरी और तपन बिस्वाल छोड़ के कुछ ना करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट, इनफ है कंपैरेटिव के लिए। अब आता है इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन कहाँ से पढ़ोगे? इंटरनेशनल रिलेशन में आप कंसेप्ट देखो। सबसे पहला तो होता है जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। इन सब थ्योरी को आप बेलिस एंड स्मिथ से पढ़ लोगे। बेलिस एंड स्मिथ बहुत अच्छी किताब है, वहाँ से आपको ये सारी थ्योरी चैप्टर वाइज फॉर्मेट में मिल जाएंगी, ठीक है। ये जब वहाँ से पढ़ लोगे तो इन सब टॉपिक के लिए, अगर मान लो ये टॉपिक आपको वहाँ से ना मिले, तो ग्लोबल पॉलिटिक्स की एक किताब है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, किताब का नाम है एंड्रयू हेवुड के द्वारा, एंड्रयू हेवुड। ये किताब से आपको ये सारे चैप्टर पढ़ लेने हैं। इस किताब की खासियत ये है कि इस किताब में बॉक्सेस में बहुत सारे कंसेप्ट और थिंकर्स के नाम दिए हुए हैं। आप अगर किताब ना पढ़ो, कम से कम अगर आपने ये कहीं ना कहीं से पढ़ लिया है तो उस बॉक्स को ज़रूर पढ़ लेना जिसमें वो थिंकर के नाम दिए हुए हैं, उनके बुक्स दी हुई हैं, उससे हो सके तो अपना एक नोट्स बना लेना, बहुत हेल्पफुल होगा। इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग IR होता है क्योंकि उसमें एक सेट है क्वेश्चन की, यही क्वेश्चन वो पूछेंगे। बाकी अगर मैं बोलूँ कि अब G20 अब जैसे G20 अभी हुआ तो हो सकता है दिसंबर वाले में अच्छा खासा क्वेश्चन G20 से आपको देखने को मिले। इन सब चीज़ के लिए क्या करना है कि PT 365 का इंटरनेशनल रिलेशन का करंट अफेयर आता है, आपको वो एक बुकलेट ले आना है, और उस बुकलेट से आपको इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का करेंट पर्सपेक्टिव से डिटेल मिल जाएगा। करंट में तो G20 है तो वो न्यूज़ तो पता चल ही गया, प्लस में G20 का स्ट्रक्चर, कितने मेंबर है, कब बना, पर्पस क्या है, इनिशिएटिव क्या क्या लिया है, आगे क्या इन लोगों का फ्यूचर है। वैसे ही ब्रिक्स, WTO, नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या होता है, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो है उसको आप गूगल से पढ़ लो, मैं तो सबसे अच्छा कहूँगा गूगल से पढ़ लो। बाकी ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको बस सॉल्व करने हैं। यूरोपियन यूनियन कब बना, पहली मीटिंग कब हुई, मेंबर कौन कौन से थे, नए मेंबर कौन कौन से ऐड हुए, सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन सा ऐड हुआ, सबसे पहले कौन सा मेंबर आया था। वैसे करके आपको ये अपना एक सेट पैटर्न में इन सबको तैयार करके और अपना नोट्स बना के रख लेना है, ठीक है।
सो दैट्स इट। दो बुक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रयू हेवुड की एंड बेली सन स्मिथ की। इंटरनेशनल रिलेशन में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फॉरेन पॉलिसी कहाँ से करनी है आपको? फॉरेन पॉलिसी तो बहुत कंटेम्प्ररी है। फॉरेन पॉलिसी के लिए मैं अगर आपको रिकमेंड, बहुत सारी राजीव सिकरी की किताब है और भी बहुत सारी किताबें हैं। फॉरेन पॉलिसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप सुब्रा रंजन के नोट्स फॉलो कर लेना। सुब्रा रंजन का जो बुकलेट 6 है, ठीक है, कहीं कहीं वो 7 कर देता है क्योंकि काफ़ी मोटी है, तो उस बुकलेट 6 से आप फॉरेन पॉलिसी का एक ओवरव्यू ले लेना। इसमें ज़्यादा सर खपाने का ज़रूरत नहीं है। नहीं तो दूसरा मटेरियल है ओनली आईएएस। ओनली आईएएस का एक मटेरियल आता है यूपीएससी के लिए। फॉरेन पॉलिसी वगैरह आपको यूपीएससी के मटेरियल से करना है, ये बात आप ध्यान में रखो। इसके लिए अगर स्टैटिक कोई किताब पढ़ने जाओगे तो आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा एंड दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसका अच्छा नहीं होगा। तो फॉरेन पॉलिसी के लिए आपको क्या करना है? तो फॉरेन पॉलिसी के लिए आपको यूपीएससी का मटेरियल उठाना है, वो चाहे सुब्रा रंजन से हो या वो चाहे फिर ओनली आईएएस का जो मटेरियल है उससे हो। वो भी हम कहीं ना कहीं टेलीग्राम पर आपको शेयर कर देंगे। तो यहाँ वहाँ से आपको फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। बाकी आपको जो मैंने बताया PT 365 जो करंट अफेयर का आता है, वो हो सके तो 1 साल का पढ़ लेना, क्योंकि वो रिपीटेटिव चीज़ें होती है। रिपीट में आपको बहुत सारा डाटा मिलते जाएगा तो याद होते जाएंगी चीज़ें। अब आगे आते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हुआ? मेनली ये कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कैबिनेट मिशन, उससे पहले कितने मिशन आए थे, क्रिप्स मिशन, उससे पहले कौन सा मिशन आया था। तो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है पूछे। कॉलोनियलिज्म का हेरिटेज, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे आ गया इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब कभी कभी आपको होता है कि लगेगा सर ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बाबू यहाँ पे दे रखा है कंट्रीब्यूशन इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इंडियन नेशनल मूवमेंट कब से कब तक चला? कुछ नहीं तो 1885 कांग्रेस का जो संस्थापना हुआ तब से लेकर 1947 का। मेजर चीज़ें तो आपको याद होनी ही चाहिए। 1885 में कांग्रेस बनता है, 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1909 में मोर्लेमेंटो रिफॉर्म आता है, 1919 में माउंट चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। इसी समय जालियांवाला मैसेकर हो जाता है, रॉलेट एक्ट आ जाता है। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। फिर स्वराज पार्टी बनाया जाता है। उसके बाद गांधी जी को जेल हो जाता है। फिर साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन जो है उसका विरोध होता है। फिर साइमन कमीशन के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है आपको देखने को मिलता है कि कांग्रेस की सरकार बनती है। कांग्रेस की प्रोविंस में सरकार बनती है जो कि करीबन 28 महीने तक चलती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उस सरकार का फिर रेजिग्नेशन देती है। वर्ल्ड वार 2 होता है और वर्ल्ड वार 2 के ख़त्म होते होते तक हमारे यहाँ पे आज़ादी का जो पूरा का पूरा मूवमेंट है वो एकदम रैपिड हो जाता है। इसी के बीच में आपको क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट है। तो कम से कम इतना ओवरव्यू आपको होना चाहिए 1885 से लेके 1947 तक के मेजर इवेंट्स का। मैंने कह रहा हूँ कि हिस्ट्री का एग्ज़ाम जैसा एकदम रट के नहीं, वैसा नहीं करना है, बट हाँ वो होना चाहिए। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, तो इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स है सब रट के जाना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना, पहला कब बना, कितने मेंबर बने, कहाँ से कहाँ मेंबर बने। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ डिबेट हैं, वो आप देख सकते हो। अगर बहुत रेयरली इससे क्वेश्चन पूछता है, मेनली आप वर्किंग देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा, और कुछ कमेंट्री देख लोगे उस पर। तो फिर प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सब आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना है। लक्ष्मीकांत पूरी नहीं पढ़नी है, जितने भी टॉपिक है उन सबको पढ़ लेना है। अब है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, डेमोक्रेसी, सोशल चेंज, नेशनल यूनिटी, चेक्स एंड बैलेंस, बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में मिलते चली जाएंगी। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे अच्छे से तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि डेमोक्रेसी कैसे सर्वाइव करा, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा था, सोशल चेंज क्या क्या हुए, क्या क्या नेहरू के द्वारा सोशल चेंज लाए गए थे। एक मैं इसमें आपको और रिकमेंड करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है तो क्लास 12th की एक किताब है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नाम से है। आप वो एक किताब पढ़ लेना, एनसीईआरटी की किताब, आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में क्या क्या हुआ है। बाकी ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे आर्टिकल देख लो, ये सारे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को देख लो, इसका लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। और अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो ये सारा चीज़ हम डिटेल में कराएंगे, इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है।
उसके बाद मैं अगर बात करूँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इन स्टेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें आपको एक ही किताब से मिल जाएगी। फेडरलिज्म पढ़ लेना, तो ये सारी चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगी। अब सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक आता है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। पॉलिटिकल प्रोसेस कहाँ से पढ़ना है? पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के लिए एक किताब जो है, जो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, वो है जो ऑक्सफोर्ड कॉम्पेनियन की किताब है, ठीक है, जो प्रशांत भानु मेहता और निर्जा जयाल गोपाल के द्वारा वो एडिटेड है। तो वो किताब तो आप पूरा अगर आप पढ़ोगे तो आपका पूरा समय हो सकता है उसी में निकल जाए। उस किताब में लगभग 38 के आसपास चैप्टर है, लेकिन वो किताब पढ़नी भी चाहिए क्योंकि वो किताब ना बहुत अच्छी किताब है। तो आप क्या कर सकते हो, आप डेली एक चैप्टर उठा के उसका पढ़ लो। अभी आपके पास जितना भी दिन है, बाकी सब के लिए आप अपना अपना टाइमिंग बना लो, लेकिन वो जो किताब है ऑक्सफोर्ड कॉम्पेनियन वाली, वो मैं उसकी PDF में आपको भेज दूंगा। तो उस किताब से डेली एक चैप्टर उठा के आपको पढ़ डालना है, ठीक है। वैसा अगर आप करोगे तो आपका ये वाला पोर्शन सबके साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सबसे टिपिकल पोर्शन यही होता है। इसी से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अमर्त्य सेन ने क्या कहा, मॉरिस जोन्स ने क्या कहा, रुडोल्फ ने क्या कहा, ग्रैनवेल ऑस्टिन ने क्या कहा, अतुल कोहली ने क्या कहा, रजनी कोठारी ने क्या कहा, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता होगा। इसके लिए दो चीज़ें आपको करनी है। एक तो जो मैंने ये बताया आपको, ऑक्सफोर्ड कॉम्पेनियन वाली किताब जो है वो पढ़ लेनी है अच्छे से। दूसरा जो चीज़ आपको करना है वो है अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितनी भी कमेंट्रीज है पढ़ डालो सबको, जितनी भी कमेंट्री है सबको पढ़ डालो, आपका काम हो जाएगा। यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ नहीं करना है। इसमें एक चीज़ कर लेना, लक्ष्मीकांत की एक किताब आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसका पहला 5 चैप्टर पढ़ लेना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछता ही नहीं है, कभी नहीं पूछा है। कोई नोट्स कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 चैप्टर इनिशियली जो लक्ष्मीकांत के हैं उसको कर डालो, और प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट के, और उससे अपना जो मैंने बताया, अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, जो ऑप्शन है उससे क्वेश्चन बना के पढ़ो। अब है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। देखो बाबू, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के लिए कोई एक तो चैप्टर है नहीं, बहुत सारा इसमें आपको UPSC का मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो इसको कंपाइल करके हम आपको नोट्स दे देंगे, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं। अगर नहीं भी रहते हैं तो हम आपको उसको कहीं ना कहीं टेलीग्राम के माध्यम से हम ये चीज़ें आपको दे देंगे। बाकी ये एक्ट्स अच्छे से पढ़ के जाना, जो मैं बता रहा हूँ। नीति आयोग अच्छे से पढ़ लेना, जो RTI है उसको अच्छे से पढ़ लेना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर, ग्रीवांस रिड्रेसल, अम्बड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त। क्योंकि देखो क्या है कि इन सब टॉपिक को आपको कोई किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉपिक उठाओ, उसको गूगल करो और आपको उस सारा चीज़ सामने। अब फूड सिक्योरिटी पे जो एक्ट आया वो देख लेना, क्या क्या। तो इसमें क्या आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। पॉलिसी कहाँ से पढ़ोगे? तो पॉलिसी के लिए आप, अब ऐसा तो नहीं UPSC लेवल का मेहनत करने जाओगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए क्या करना कि कोई भी एक करंट अफेयर का बुकलेट जो होता है ना, जो पॉलिसी से रिलेटेड हो, जैसे अभी मैंने देखा था विजन IAS का एक बुकलेट था जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। उससे आप मेजर जो चीज़ें इन टॉपिक से रिलेटेड है उसको छांट लेना। ये आपको खुद से करना पड़ेगा, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो वो आपको करना है। मनरेगा अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। बाकी हम इसमें हो सकता है आपको एक अच्छा नोट्स बना के दे, तो उससे आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये 10 टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आपको मैंने एकदम जो फंडामेंटल जो हम लोग तैयारी करके गए, हमने अभी जो एग्ज़ाम निकाला था। मेरा नाम कृष्ण कुमार मिश्रा है। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट JRF क्वालिफाई किया। मैंने JNU का PhD क्वालिफाई किया 6 सब्जेक्ट्स में, जिसमें मेरा एडमिशन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में हुआ है, और अभी मैं PhD कर रहा हूँ यहाँ से। और मैं करीबन 3 साल से इस प्लेटफॉर्म पे CUET वर्ल्ड पे पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए 500 से ज़्यादा स्टूडेंट एक क्रॉस सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, और करीबन 150 से ज़्यादा स्टूडेंट JNU में पढ़ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू बहुत सारे हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो आप वो भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको भी कुछ गाइडेंस मिलेगा। तो ये स्पेशली वीडियो UGC नेट JRF के लिए था। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा कोर्स 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही मिनिमम फीस है, और अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो ज़रूर ज्वाइन करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है उस कोर्स से। सो अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।